हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर वर्ल्ड हिस्ट्री विद सस्मित मौर्य। लर्नर्स, आज की क्लास में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 3 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की क्लास में फ्रांस के सोशल कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने फ्रांस के पॉलिटिकल कंडीशंस को डिस्कस किया था इन डिटेल, और उसी तरीके से आज की क्लास में भी हम लोग फ्रांस के सोशल कंडीशन को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ओके, जिससे कि आपको ये और भी स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुई 1789 को, जिसने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया, साथ ही साथ फ्रांस को भी इम्पैक्ट किया, उसके पीछे के रीजंस क्या है। आपको काफी कुछ समझ में आ चुका है, आपके कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस आपने बहुत ही डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल कंडीशंस को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम लोग। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं अभी अपने नोट्स से स्टडी करा रहा हूं, उसके साथ भी हम लोग, आप एनसीईआरटी अपनी रीड कीजिएगा, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये जो क्लास है, ये क्लास आपके लिए जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ जो हमारे यूजी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, बीए ओके ऑनर्स में है, जिनका वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन कवर हो रहा है, उनके सिलेबस में अगर दिया गया है तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी यूज़फुल है। और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हमारी तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज का जो हमारे क्लास का टॉपिक रहेगा वो हम फ्रांस के सोशल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे और पॉलिटिकल कंडीशंस को भी डिस्कस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रांस के सोशल कंडीशंस ऑफ फ्रांस। ओके, देखिए, द फ्रेंच सोसाइटी ऑफ द टाइम वाज अनइक्वल एंड डिसइंटीग्रेटेड। क्या कह रहे हैं? द टाइम ऑफ वाज, तो जब रेवोल्यूशन का टाइम था, क्रांति के समय के दौरान, जो फ्रांस का समाज था, जो फ्रांस की सोसाइटी थी बेटा, ओके, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वाज अनइक्वल, वो अनइक्वल थी। आपके एनसीईआरटी में इस तरह से फिगर बना हुआ है, जिसमें दिखाया गया है आपका फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, ओके, और थर्ड स्टेट। सोशल हियरार्की फ्रांस की ये थी। ठीक, हर एक सोसाइटी में सोशल हियरार्की होती है। फ्रांस की सोसाइटी में भी सोशल हियरार्की थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ओके, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। फ्रेंच जो सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट में, सेकेंड स्टेट में और थर्ड स्टेट में। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वाज अनइक्वल थी, मतलब ये जो आपका कैटेगरी डिवाइड है, इनके बीच में इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी ओल्ड डिजाइन सिस्टम में। ये आपको समझना होगा कि इनके बीच में इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और आपको मैं बता दूं कि
किसी भी सोसाइटी में पीस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर इक्वलिटी एग्जिस्ट करती हो, तभी तो लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहेंगे। ओके, यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी इस कैटेगरी में। द टाइम वाज अनइक्वल एंड डिसइंटीग्रेटेड, और समाज में सब बटे हुए थे, डिसइंटीग्रेटेड थी ये सोसाइटी, इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, अनइक्वलिटी थी इनके बीच में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब इनके बीच में अनइक्वलिटी है, किसी भी सोसाइटी के लिए ये आइडियल सिचुएशन नहीं होती है कि उसके समाज में रहने वाले लोगों के बीच में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, किसी भी समाज के लिए जो आइडियल सिचुएशन है वो ये होती है कि समाज में इक्वालिटी हो। ठीक, इन टर्म्स ऑफ राइट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इतना गैप नहीं होना चाहिए पुअर और रिच के बीच में कि समाज में अराजकता का माहौल फैल जाए, सोसाइटी में लूटपाट होने लगे। ओके, सभी के पास अपॉर्चुनिटी हो, ये सब इंपॉर्टेंट है एक आइडियल सोसाइटी के लिए। तो हम ये देखेंगे कि क्या फ्रांस की सोसाइटी में ये जो एलिमेंट हैं क्या वो एग्जिस्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट हम देख रहे हैं, इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देखिए अब देखें, ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपको फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और थर्ड स्टेट में कौन कौन कैटेगरीज थी, इनको आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, देख लीजिए। फर्स्ट स्टेट में, जो फर्स्ट स्टेट था, देख लीजिए, अगर इस तरीके से हम डायग्राम को बनाएं तो जो फर्स्ट स्टेट है उसमें कौन कौन है। फर्स्ट स्टेट में प्रीस्टली क्लास है, बिशप है, आर्क बिशप है, कार्डिनल्स है, प्रीस्ट, ये सब जो फर्स्ट स्टेट में जो आपके पादरी वर्ग हैं, चर्च के लोग हैं, इस तरह के लोग, धर्म महात्मा हैं। ठीक है, इस तरह के लोग, जैसे कि आप इंडिया में देखते हो शंकराचार्य हैं, पुजारी हैं, मंदिरों के मठाधीश होते हैं, इसी तरीके से फ्रांस के सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट में प्रीस्टली क्लास आता था, जिसमें कई सारे बिशप्स थे, कई सारे आर्क बिशप थे। ठीक है, और आपके कार्डिनल्स थे, प्रीस्ट थे, मतलब ये बेसिकली ये सारी कम्युनिटी वही है जिसे आप पादरी वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, इंडिया में इसी प्रीस्टली क्लास को हम पुजारी कहते हैं। ठीक है, पुजारी वर्ग भारत के संदर्भ में, ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो ये आपको समझना है। ठीक, देखिए, तो फर्स्ट स्टेट में आपको पता चल रहा है कौन कौन लोग हैं। बेसिकली बिशप्स हैं, आर्क बिशप है, कार्डिनल्स हैं, प्रीस्ट है, प्रीस्टली क्लास फर्स्ट स्टेट में है। ठीक है, सेकेंड स्टेट में कौन है इनकी सोशल हियरार्की में, सेकेंड स्टेट में कौन है, फ्यूडल क्लासेस या नोबेल्स कह लीजिए उन्हें, फ्यूडल क्लासेस, सामंत। ठीक है, सामंत लोग हैं, फ्यूडल क्लास के लोग हैं सेकेंड स्टेट में। और थर्ड स्टेट में कौन है बेटा, थर्ड स्टेट में कॉमन मैन है। थर्ड स्टेट में जो फ्रांस का आम व्यक्ति है, आम नागरिक, वो थर्ड स्टेट में आता है। ठीक है, अब लोग एक एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेट में आपके पिछली क्लास बिशप्स, आर्क बिशप, कार्डिनल्स, प्रीस्ट, ये सेकेंड स्टेट में नोबेल्स है, और थर्ड स्टेट में कॉमन मैन है। और हमको नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस कैथोलिक मेजॉरिटी कंट्री, एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स नहीं है, मिसिंग है। ठीक है, तो इस कंट्री में
कौन सा, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन तो फॉलो होता है, क्रिश्चियनिटी को तो ये फॉलो करते ही हैं, लेकिन किस ब्रांच के क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं? तो कैथोलिक। देखो क्रिश्चियनिटी में आप ये समझ लीजिए, क्रिश्चियनिटी में दो ब्रांचेस है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। ठीक, तो यहाँ पे किस ब्रांच के फॉलो करने वाले लोग हैं? तो इन दिस कैथोलिक मेजॉरिटी कंट्री है। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस कैथोलिक मेजॉरिटी कंट्री द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लर्जी, और इस कंट्री में जो क्लर्जी का इन्फ्लुएंस है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लर्जी वाज स्प्रेड ओवर द इंटायर पब्लिक लाइफ। जो पूरा सार्वजनिक जीवन है, जो पब्लिक लाइफ है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो है क्लर्जी क्लास का, यानी टॉप क्लास का, फर्स्ट स्टेट के लोगों का इन्फ्लुएंस पूरे पब्लिक लाइफ में है। सार्वजनिक जीवन में, फ्रांस के पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में जो सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है? तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो है आपके फर्स्ट स्टेट के लोगों का। ठीक है, फर्स्ट स्टेट के लोगों का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ओके, पोजीशंस वर सोल्ड। फ्रांस की सोसाइटी का सबसे निगेटिव पॉइंट ये था कि वहां पे जो भी पद वगैरह होते थे, पोजीशंस होती थी, वर सोल्ड। हमने इसको लास्ट क्लास में भी इस पॉइंट को कवर किया गया है। खरीद लिया जाता था पद को, पैसा देकर सेना में बड़े अधिकारी बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पोस्ट मिल गई, तो पोजीशंस वर सोल्ड। अब पोजीशंस यदि सोल्ड की जाएंगी तो आप बताइए क्या कॉमन मैन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की जीवन में? कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कॉमन मैन के पास पैसा नहीं है, वो मेहनत करके पोस्ट ले सकता है। जैसे कि आप देखते हो कई गरीब बच्चे आईएएस, आईपीएस और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है कि ईमानदारी के साथ सारी प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा और उनको जॉब मिलेगी। अगर देश में यही काम बिल्कुल होने लगे खुलेआम कि जो पोस्ट है, जो पोजीशन से उन्हें बेचा जा रहा है, तो आप समझिए कितनी बुरी स्थिति समाज में आ जाएगी। समाज का जो एक बड़ा वर्ग है वो किस तरीके से अपने आप को इनइक्वलिटी फेस करेगा कि यार मेरे पास तो जीवन में अपॉर्चुनिटी ही नहीं है आगे बढ़ने की। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हैं कि फ्रांस में भी यही स्थिति थी, सिचुएशन थी कि वहां पे पोजीशंस को सोल्ड किया जाता था। ये बहुत निगेटिव पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या पता चल रहा है? द फ्यूडल लॉर्ड्स। अब जो आपके फ्यूडल क्लास के लोग, जो सेकेंड स्टेट के लोग हैं, ठीक है, जो सेकेंड स्टेट के लोग हैं, हैज मोस्ट ऑफ द लैंड इन फ्रांस। इसको पॉइंट आप नोट करेंगे। फ्रांस में इन्हीं के पास सबसे ज्यादा जमीन थी। ओके, फ्रांस में इन्हीं के पास स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो जमीनें थी ये इन्हीं लोगों के पास में थी। ठीक, मोस्ट ऑफ द लैंड इन फ्रांस फ्यूडल लॉर्ड्स के पास थी। तो अधिकतर जो जमीनें थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक, देख लीजिए। समझिए, ओके, देखो अब उस टाइम में जो लोगों का एक्यूपेशन होता था, ठीक, लाइफ को जीवन चलाने के लिए, जीवन को जीने के लिए जो मेन एक्टिविटी होती थी, हम ये कह सकते हैं मेन एक्टिविटी होती थी, वो क्या थी? फार्मिंग। क्योंकि उस समय इतनी इंडस्ट्रीज
दूसरे सेक्टर्स इस तरीके से इमर्ज नहीं हुए थे, जैसे आज आपका सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जॉब्स करते हैं, काम करते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, केवल एक ही सेक्टर होता था, प्राइमरी सेक्टर ही सबसे लार्जेस्ट सेक्टर होता था, और उसी को में लोग एक्टिविटी करके अपने जीवन को चलाते थे। अब फ्रांस के कंटेक्स्ट में एक नेगेटिव पॉइंट आप देख रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द लैंड है, जो अधिकतर जमीनें हैं, ठीक है, जो जमीनें हैं वो किसके पास है? वो फ्यूडल्स के पास है, ठीक है, वो फ्यूडल्स के पास है, या आप कह सकते हैं नोबल्स के पास है। देख लीजिए, अब जब आपके पास सारी जमीनें होंगी तो जो कॉमन मैन है, तो कॉमन मैन के पास क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है, वो तो फोर्स हो जाएगा, फोर्स टू डू, क्या करने के लिए? स्लेवरी, गुलामी करने के लिए मजबूर कर देंगे आपको, उसको तो, ठीक है, ऐसा नो, गुलामी करने के लिए आप उसको मजबूर कर देंगे कॉमन मैन को। तो फ्रांस में आपको यही दिख रहा है कि अधिकतर जो जमीनें हैं वो फ्यूडल्स के पास है, नोबल्स के पास है, कॉमन मैन के पास अभी तक समझ में आ रहा है। आप देख लीजिए, ये जो दोनों क्लासेस हैं, फर्स्ट टू क्लासेस, क्लर्जी एंड नोबल्स, फर्स्ट जो टू क्लासेस है, क्लर्जी एंड नोबल्स, फ्रांस में जो पहली दो वर्ग है, क्लर्जी एंड नोबल्स, वर ब्लेस्ड विथ स्पेशल प्रिविलेज, इनको स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई है, ओके, इनको स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई है, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, विशेष अधिकार, ठीक है, एंड वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, और समाज में इन्हीं को सम्मान है, सोसाइटी में इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली हुई है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्रांस के समाज में दो वर्ग ऐसे हैं, तीन वर्गों में, तीन तरह की सोसाइटी में आपका कैटेगरी इनको था, डिवाइड थी इनकी सोसाइटी तीन कैटेगरी में, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। तो फर्स्ट जो टू स्टेट है, क्लर्जी एंड नोबल्स, उनको ब्लेस्ड विथ स्पेशल प्रिविलेज एंड वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, और समाज में उनको सम्मान भी बहुत, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो तीन कैटेगरी इनके सोसाइटी में है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, ये जो दोनों वर्ग है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, इनको स्पेशल प्रिविलेज मिली है, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस, एंड सोसाइटी में रिस्पेक्ट, समाज में इनका बहुत ज्यादा सम्मान, ठीक है। उस समय के वर्ल्ड में बेटा हर एक देश में इसी तरह की सोसाइटी होती थी। इंडिया में स्टेट सिस्टम की जगह उस टाइम में वर्ण व्यवस्था चलती थी, ठीक है। इंडिया का भी आप इसी के कंटेक्स्ट में समझ लीजिए तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि उस समय की दुनिया में इसी तरीके के समाज में हर सोसाइटी में सोशल हियरार्की होती ही थी। तो अगर इंडिया का देखें तो भारत में भी आपको दिखेगा सोशल हियरार्की, टॉप टू बॉटम। टॉप में सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण्स, ठीक, क्षत्रिय, वैश्य,
शूद्र, और जो इस कैटेगरी में नहीं थे वो अछूत, अनटचेबल जिन्हें कहते थे, ठीक है, अछूत, अनटचेबल, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आप देखोगे जो ब्राह्मण थे, ठीक, और जो क्षत्रिय थे, इंडिया में भी आप देखोगे फर्स्ट टू कैटेगरी को ही स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती थी इंडिया के ओल्ड ऑर्डर सिस्टम में, और इन्हीं को सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती थी, और सबके जो वर्क थे वो डिवाइड थे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। आप जिस वर्ल्ड में आते हैं आपको वही जॉब करनी है, वही काम करना है, ठीक है। तो ऐसा इंडिया में भी था, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है, ना कि इंडियन सोसाइटी। बस आपको समझाने के लिए कि सिर्फ ऐसा फ्रांस में ही नहीं था, पूरी दुनिया में आपको समझ में आएगा कि इसी तरीके से समाज होता था। तो फ्रांस में भी सोशल हियरार्की थी, ठीक है, जिसमें कि जो दो टॉप टू क्लासेस थे, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, यानी क्लर्जी एंड नोबल्स, ब्लेस्ड विथ स्पेशल प्रिविलेज, इनको विशेष अधिकार थे, एंड वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, और समाज में इनको सम्मान था, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, देखिए, इन दिस कैथोलिक मेजॉरिटी कंट्री, तो ये आपका ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। स्पेशल प्रिविलेज वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा सोशल कंडीशन में, ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द नोबल्स एंड द एलाइट क्लास। अब आप देखिए, ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द नोबल्स, क्योंकि नोबल्स का बहुत ज्यादा महत्व था, एलाइट क्लास जो टॉप क्लास है, जो सम्मानित वर्ग है, जो रिच लोग हैं, द इनकम्पिटेंट एंड करप्ट क्लर्जी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान से समझना है क्या लिखा हुआ है, क्योंकि नोबल्स पूरे उस क्लास की ही रिस्पेक्ट थी। अगर आपका नोबल फैमिली में जन्म हुआ है तो आपको जन्म से ही स्पेशल प्रिविलेज आपको मिल जाएगी, और आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलनी है पूरे जीवन भर। भले ही आप क्या हो, भले ही आपके अंदर आप अयोग्य हो, आप करप्ट व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही आप क्लर्जी में हो, ठीक है, क्लर्जी क्लास में यदि आप हैं और आप अयोग्य नहीं है, आप कुछ भी करते नहीं है, ठीक है, कुछ भी आप करते नहीं है, भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भी आपको समाज में सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप उस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप क्लर्जी क्लास से हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स जो सेकेंड स्टेट से भी बिलोंग करता था, वो भले ही कुछ ना करे, समाज में उसका कोई योगदान ना हो, ठीक है, सोसाइटी के प्रति उसका कोई योगदान ना हो, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोसाइटी, करप्ट हो, ठीक है, अयोग्य हो, फिर भी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, समाज में इनका सम्मान होता था, क्योंकि ये बिलोंग करते थे सोसाइटी के उस क्लास से जिनको उस समय के नियम के अनुसार सोसाइटी में स्पेशल प्रिविलेज और सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिली हुई थी, ठीक है। जबकि अपोजिट सिचुएशन क्या थी, वाइल द कैपेबल एंड एलाइट मिडिल क्लास पर्सन, थर्ड स्टेट में ही जो मिडिल क्लास पर्सन थे,
एलाइट जो थोड़े रिच थे, जो कॉमन मैन की कैटेगरी में ही आते थे, ठीक है, जो कॉमन मैन की कैटेगरी में आते थे, एंड एलाइट मिडिल क्लास पर्सन आर द कॉमन मैन वाज डिप्राइव्ड ऑफ इवन अ लिटिल रिस्पेक्ट। मतलब अब आप समझिए कि थर्ड स्टेट में जो थोड़े रिच लोग थे, बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, थर्ड स्टेट में भी एक कैटेगरी ऐसी थी जो जिसमें वो कुछ लोग रिच थे, जिन्होंने समुद्र पार व्यापार करके पैसा कमाया था सी ट्रेड से। तो वो देखो आप, वो मेहनत भी कर रहे हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं, सोसाइटी के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन डिप्राइव्ड ऑफ इवन ए लिटिल रिस्पेक्ट, लेकिन थोड़ा भी उनको सम्मान समाज में नहीं मिलता था। डिप्राइव्ड मतलब वो थोड़ा भी रिस्पेक्ट उनके लिए नहीं था। एंड समटाइम्स हैड टू फेस ह्यूमिलिएशन, और कभी कभी तो उनको ह्यूमिलिएशन को भी फेस करना पड़ता था, यानी शर्मिंदगी और बेइज्जती उनकी हो जाती थी, उनको शर्मिंदगी और बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। मतलब इतना समाज के लिए करने के बावजूद, सोसाइटी के प्रति वो मेहनत करते थे, टैक्स देते थे, ठीक है, फ्रांस की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे थे। तो जब आप देश के लिए कुछ करते हैं तो आप उसके एवज में क्या इतनी तो उम्मीद करते ही है कि समाज आपको सम्मान दे। लेकिन उस समय की सोसाइटी में आपको ये समझ में आ रहा है कि इनको डिप्राइव्ड ऑफ इवन ए लिटिल रिस्पेक्ट, इनको थोड़ा सा भी सम्मान नहीं मिल रहा है, और उसके बदले में अगर कुछ मिल रहा है तो ह्यूमिलिएशन मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको दिख रहा है, इनइक्वालिटी आपको दिख रही है, ठीक है। आप समझिए, तो आपको मैं दिखाता हूं कि 12th है फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखिए ये तो मौर्य नंबर का, 1 मिनट। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुक नहीं है शायद, इसमें एनसीईआरटी अभी मैंने लोड नहीं किया है। चलिए देखिए, so due to the importance of the nobles and elite class, ठीक है, ड्यू टू इंपॉर्टेंस ऑफ द नोबल्स एंड एलाइट क्लास, आप ये देखेंगे कि जो करप्ट क्लर्जी है, जो नोबल्स हैं उस कैटेगरी में, क्योंकि सब तो इतने अच्छे नहीं होंगे, जो गलत काम भी करते थे, फ्यूडल और क्लर्जी, क्योंकि उनके सरनेम में क्लर्जी लगा हुआ है, उस वर्ग से आते हैं, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट थी, उनको सारे विशेष अधिकार थे, भले ही वो कुछ ना करें समाज के लिए। लेकिन उसके उलट आप ये देखेंगे कि थर्ड स्टेट में जो थोड़े बहुत एलाइट क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, कॉमन मैन के पास, बिग बिजनेसमैन है, ठीक है, उनको आप थोड़ा भी सम्मान नहीं दे रहे हो। डिप्राइव्ड ऑफ इवन अ लिटिल रिस्पेक्ट एंड समटाइम्स हैड टू फेस ह्यूमिलिएशन, और कभी कभी उनको ह्यूमिलिएशन भी फेस करना पड़ता था, ठीक। तो थर्ड स्टेट में कौन कौन था, इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक। देखिए, समझिए, ओके। देखो, तो थर्ड स्टेट की बात करें, ये पूरा आपका थर्ड स्टेट हो गया। थर्ड स्टेट को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऊपर आपका ये सेकेंड स्टेट है,
सेकेंड स्टेट, ठीक है, नोबेल्स। फिर बिल्कुल टॉप पर आपका फर्स्ट स्टेट है, क्लर्जी। तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट आपका हो गया, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेट हो गया। अब इस थर्ड स्टेट में आप ये देखेंगे, इसमें भी 3 कैटेगरी थी, हर कोई बिल्कुल गरीब था ऐसा नहीं। थर्ड स्टेट में जो फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स etc, इस तरह के लोग थे, ठीक है। ट्रेडर्स भी थे, व्यापारी थे, ट्रेडर्स। तो इनको थर्ड स्टेट में कहते थे मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े रिच लोग थे, अमीर थे ये लोग। इन्हीं को मिडिल क्लास कहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत गरीब नहीं है, रिच है, ये एलाइट क्लास है, ये थर्ड स्टेट का, ठीक है। थर्ड स्टेट में भी ये काफी रिच लोग हैं, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ट्रेडर्स, जिन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया, बावजूद इसके कि कंट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, रिस्क लेकर समुद्र पार व्यापार करके इन्होंने पैसा कमाया, ठीक है। और फिर आपका आता है सेकेंड कैटेगरी थर्ड स्टेट में, जिसमें आपके बिग फार्मर्स, बड़े किसान हो जाते थे, और आर्टिशियंस, इस तरह के लोग। और फिर थर्ड स्टेट में थर्ड कैटेगरी थी स्मॉल पीजेंट्स, छोटे किसान, लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है, लैंडलेस पीजेंट्स या फार्मर्स, लेबर्स, ठीक, इस तरह के थर्ड कैटेगरी के ये लोग थे, ठीक। अब आप समझिए, तो थर्ड स्टेट जो था कंप्राइज अ मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी। थर्ड स्टेट की जो सोसाइटी थी उसमें ज्यादातर लोग कौन से थे? फार्मर्स, लेबर्स एंड वर्किंग पीपल, ये लोग, छोटे किसान, लेबर और वर्किंग पीपल, ठीक है। थर्ड स्टेट में इनकी संख्या ही ज्यादा थी। और कंट्री में भी मैं आपको बता दूं, ये आपका फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट की फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये 3, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट आपके नोबेल्स और थर्ड स्टेट आपके जो थर्ड स्टेट की जो फर्स्ट कैटेगरी है, बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, और ये इनकी जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो कितने परसेंट थी? 90%। फ्रांस की पॉपुलेशन का 90% ये लोग थे, सॉरी 10%, ठीक है, 10% इनकी पॉपुलेशन थी, 10%, ओके। और 90% में आप ये कह सकते हैं कि 90% पॉपुलेशन ये थी फ्रांस की, ठीक है। फ्रांस की पॉपुलेशन का तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जो बड़ा हिस्सा है वो गरीबी से जूझ रहा है, हार्डशिप्स को फेस कर रहा है, जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। 90% पॉपुलेशन वो है जिसके पास जमीनें नहीं, जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है लैंड का, अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोई वर्क नहीं है, या पुअर क्लास, ये गरीब लोग थे। ये इनकी स्थिति तो थोड़ी सही थी,
लेकिन ये इस 90% में भी सबसे ज्यादा जो आपको परसेंटेज दिखेगा वो इन्हीं का दिखेगा। ठीक है, आप इसी को पूरा 90% मान के चल सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। जो 10% लोग हैं, फर्स्ट क्लर्जी, नोबेल्स और जो ये आप मान लीजिए बिग बिजनेसमैन, ये 10% लोग हैं, और इसमें ये आपके 90% लोग हैं। अब आप कह सकते हैं कि इन 10% में भी जो क्लर्जी और नोबेल्स थे, केवल इनको ही सोसाइटी में क्या थी, इनको ही सोसाइटी में हम ये कह सकते हैं कि जो आपको दिख रहा है इसमें, जो फर्स्ट स्टेट है जो क्लर्जी है, और उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेट है नोबेल्स है, और फिर आपका जो थर्ड स्टेट है, और उस थर्ड स्टेट में हम ये देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, बिग बिजनेसमैन, ठीक, बिग बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इस तरह के लोग, और इसमें थोड़े बिग फार्मर्स और आर्टिसियंस आपके, और थर्ड कैटेगरी में आपको पता है ये वर्किंग क्लास पूरा था। ठीक है, लैंडलेस पीजेंस थे जिनके पास कोई जमीनें नहीं थी, ठीक, लेबर क्लास था। तो हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो आपके 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट स्टेट की क्लर्जी, नोबेल्स और ये टोटल पॉपुलेशन का 10%, टोटल पॉपुलेशन का 10%, टोटल पॉपुलेशन का 10%, ये लोग टोटल पॉपुलेशन का 90%। ठीक, और इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो केवल ये 2 कैटेगरी है, क्लर्जी और नोबेल्स, इनको स्पेशल प्रिविलेज मिली हुई, स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई, विशेष अधिकार मिले हुए, जिसमें मुख्य तौर पे नो टैक्स, कोई भी टैक्स इनको नहीं देना है, स्टेट को इनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। मतलब ये लोग टैक्स फ्री क्लास थे, इनको राज्य को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि आप देखिए ये रिच है, जबकि ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको राजा ने टैक्स फ्री कर रखा है कि आपको टैक्स देने की कोई नीड ही नहीं है, नो टैक्स। और भी स्पेशल प्रिविलेज थे, तो मैं उस अलग से पूरा एक टॉपिक कवर करूंगा स्पेशल प्रिविलेजेस का। ठीक है, तो आपको सारे प्रिविलेजेस जो उनको विशेष अधिकार मिलते थे थर्ड स्टेट के लोगों को, वो सब आपके कवर हो जाएंगे। तो आप इस समय पढ़ रहे हैं सोशल कंडीशन, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन, और देन एक टॉपिक मैंने उसी में ऐड किया है स्पेशल प्रिविलेजेस का, कि हम ये जानेंगे बहुत ही डिटेल में फर्दर क्लासेस में कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को किस तरीके की स्पेशल प्रिविलेज मिलती थी। तो जुड़े रहिए सोशल वॉरियर चैनल के साथ, ताकि आपको इसी तरीके का डेप्थ में एनालिसिस हर टॉपिक का मिल सके। ठीक है, तो अभी हम ये समझ रहे हैं, अपने सोशल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो क्लर्जी और जो नोबेल्स, इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई, सोसाइटी में इनको रिस्पेक्ट मिलती थी। ठीक है, जबकि आप ये देखेंगे कि ये लोग भी रिच हैं, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे कैटेगरी को टैक्स पे करना पड़ता था। ये लोग स्टेट को टैक्स पे करते थे, राज्य को टैक्स पे करते थे। इसके अलावा इनको टैक्स पे करना पड़ता था
चर्च को भी, यानी क्लर्जियों को भी टैक्स देना पड़ता था। इस विशेष अधिकार में क्लर्जी और नोबेल्स टैक्स ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? कॉमन मैन से। देखिए, ये विशेष अधिकार था इनका। जो क्लर्जी है, जो चर्च है, वो कॉमन मैन से टैक्स ले सकता था, कॉमन मैन से। इनको टैक्स इनको देना भी नहीं है। जबकि अपोजिट सिचुएशन क्या बन रही है कि ये क्लास और ये क्लास, इनके पास ये विशेष अधिकार था कि ये टैक्स लेते भी थे। राजा ने इनको ये अधिकार दे रखा था कि आप चाहें तो कॉमन मैन से टैक्स ले सकते हैं। तो चर्च को टैक्स देना पड़ता था, कॉमन मैन को। ठीक है, चर्च को 1/10 जो भी उनका प्रोडक्शन होता था खेती बाड़ी में, उसका आई थिंक 1/10 जो था, 10वां हिस्सा, वो चर्च को पे करना पड़ता था। ठीक है, तो इनको ये भी टैक्स देना है, टैक्स पे करना है, स्टेट को भी, चर्च को भी, साथ ही साथ नोबेल्स को भी कुछ बहुत गिफ्ट्स वगैरह देने हैं। ठीक है, आप समझिए, चर्च उसको भी टैक्स के रूप में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और इनको क्या करना है, टैक्स के अलावा इनको बेगार भी करना। सर बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब ये है वर्क विदाउट एनी पेमेंट, मतलब काम आप करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बेचारे थर्ड स्टेट के लोग थे ना, कॉमन मैन। तो जो नोबेल्स थे अपने खेतों में काम करवा लेते थे, पैसा नहीं देते थे। चर्च के पास जमीनें बहुत थी, चर्च के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, चर्च भी खेती करवा लेता था, काम पैसा नहीं देता था। तो बेगार इसको बोलते हैं, बेगार, वर्क विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, किसी भी तरह का पेमेंट नहीं मिलेगा और आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सब इनको करना पड़ता था। ठीक है, अगर हम एसेट्स की बात करें, लैंड की बात करें, तो किसके पास कितनी थी? तो आप समझिए, जो क्लर्जी है, नोबेल्स है और थोड़े बहुत ये लोग हैं, इनके पास जो टोटल लैंड है फ्रांस की, वो कितनी है? तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो क्लर्जी प्लस नोबेल्स और थर्ड स्टेट के जो बिग बिजनेसमैन है, बिग बिजनेसमैन, ठीक, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, देखो इनको टैक्स देना पड़ रहा है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। देखिए, तो क्लर्जी एंड नोबेल्स और बिग बिजनेसमैन और इन सबके पास टोटल जो लैंड थी वो कंट्री की 60% इनके पास थी। पॉपुलेशन में ये कितने हैं? पॉपुलेशन इनकी 10% है, पॉपुलेशन इनकी 10% है, जमीन इनके पास 60% है। ठीक है, तो इनके लिए तो बल्ले बल्ले है सारी सिचुएशन। 10% लोगों के पास 60% लैंड है, और इस 10% में आप इसको ना ही मान के चले। ठीक है, ज्यादातर जो जमीनें थी क्लर्जी और नोबेल्स के पास ही थी 60% में, इनके पास भी थी, लेकिन इस 60% का आप ज्यादातर जो शेयर है वो इनको देकर चले, क्लर्जी और नोबेल्स। चर्च और सामंतों के पास बहुत जमीनें होती थी, बड़े बड़े इनके पास जागीरें होती थी। ठीक है, खूब ज्यादा जमीनें इनके पास होती थी, आप समझिए। जबकि हम क्या समझ रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि जो हमारा कॉमन मैन है, जो हमारा कॉमन मैन है फ्रांस का, क्या समझ में आ रहा है? जो पॉपुलेशन में 90% है, उसके पास कितनी जमीन है? तो उसके पास जो लैंड का एक्सेस है वो है सिर्फ 40%। यानी 40% में 90% पॉपुलेशन को सरवाइव करना है।
40% लैंड में, 90% पॉपुलेशन को सरवाइव करना है। समझिए कितनी अपोजिट सिचुएशन है, कितनी विकराल समस्या है। तो इस तरह की सोसाइटी में जो कॉमन मैन है उसकी स्थिति तो ये है, रोने वाली बहुत ही। साथ ही साथ उसके पास लैंड भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, इनकम ऑफ सोर्सेज। तो यहाँ पर क्या है, इसकी कंडीशन में हम समझ पा रहे हैं कि लैक ऑफ इनकम ऑफ सोर्सेज, इसके पास इनकम ऑफ सोर्सेज की कमी है, लेकिन हैड टू पे टैक्सेस, लेकिन इसे टैक्स के अलावा भी अदर टैक्सेस को भी, स्टेट टैक्स तो इसे पे करना ही पड़ना, अदर टैक्सेस को भी ये पे करेगा, और इसके पास है कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में तो जो कॉमन मैन है ना, खून के आंसू रो रहा है। द कंडीशन वॉज वेरी बैड, कंडीशन वॉज वेरी बैड, स्थिति कॉमन मैन की बहुत ज़्यादा खराब थी, स्थिति कॉमन मैन की बहुत ज़्यादा बुरी थी। सोसाइटी में आप देख रहे हैं इस तरीके का डिवीज़न हो गया है। फ्रांस का जो समाज है वो बट गया है अमीर और गरीब में, ठीक है। और पॉलिटिकल सिस्टम में हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसके लिए काम कर रहा है, वो एक क्लास के लिए काम कर रहा है, कुछ स्पेशल क्लासेस के लिए ही काम करता था, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए ही ये काम करते थे। पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन इनकी भलाई के काम करते थे, इनको कोई ध्यान नहीं देता था। कंट्री की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ये है और इन्हीं की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की स्थिति में इनके अंदर है, गुस्सा है, ठीक है, इनके अंदर गुस्सा है। किसके प्रति? इस सिस्टम के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति। तभी आप देखोगे जब ये क्रांति होती है तो सबसे पहले इसी व्यवस्था पर प्रहार होता है, अटैक होता है, और स्पेशल प्रिविलेज खत्म कर दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही खराब व्यवस्था थी जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बैक टू अवर टॉपिक, देखिए ठीक है। नेक्स्ट, द थर्ड स्टेट कंप्राइज द मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी, फार्मर्स, लेबर्स एंड वर्किंग पीपल। हो गया, दीज पीपल, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ ये दीज पीपल वर ट्रबल्ड बाय सोशल इनइक्वालिटी। तो जो ये थर्ड स्टेट के जो कॉमन मैन है ये सोशल इनइक्वालिटी का सामना कर रहे थे, ट्रबल्ड बाय सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। एंड एवरीडे ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशंस, हर दिन इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, समाज में इनकी इंसल्ट होती थी, बेइज्जती होती थी। तो आप बताइए, आपको कोई समाज में रोज आपको ह्यूमिलिएट करे तो आप कभी ना कभी तो उसके प्रति विरोध अपना दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एवरी डे ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशंस फॉर द थर्ड स्टेट, फॉर द कॉमन मैन। एक तो उसकी स्थिति इतनी खराब है, आप उसके वेलफेयर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सिस्टम कुछ कर नहीं रहा है, उसके बजाय आप उन्हें एवरीडे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। एंड स्पेशली द पीपल लिविंग इन सिटीज, और खास तौर पे जो लोग शहरों में रहते थे, कॉमन मैन थर्ड स्टेट के, वो लोग जो शहरों में रहते थे, हु हैड एवरीथिंग एक्सेप्ट, जिनके पास सब कुछ था, ऐसे लोग थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास वाले लोग, जिनको हम कहते हैं बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिस के लॉयर्स, हु हैड एवरीथिंग, जिनके पास सब कुछ था, एक्सेप्ट नोबेलिटी वर मोर एजिटेटेड, ठीक है। केवल वो नोबल्स नहीं है, क्लर्जी नहीं है, तो उनका सम्मान नहीं है, जबकि उनके पास सब कुछ है तो उनको नाराजगी होती थी, एजिटेटेड, वो गुस्सा होते थे कि यार मेरे पास क्या नहीं है, मैं राज्य के लिए, देश के लिए क्या नहीं कर रहा हूं और उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप इस जो थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, इन पर नजर बना कर रखिएगा।
क्योंकि जो रेवोल्यूशन को लीड करेंगे ना वो यही करेंगे। और मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूं कि जब भी आपके पास मनी आती है, जब भी आपके पास मनी आती है तो व्यक्ति पावर की तरफ मूव करता है। पर्सन जो है ना वो पावर की तरफ मूव करता है। रुपए कमाया, अब उसे क्या चाहिए? पावर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और वो मिडिल क्लास के लोगों को मिल नहीं रही है। पैसा तो है, पावर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है। और ये एक हमारा माइंडसेट भी होता है। जब व्यक्ति पैसा कमा लेता है, जब रुपए स्टेबल हो जाती है उसकी लाइफ, तो फिर वो रिस्पेक्ट की तरफ जाता है। फिर आप उसे बेइज्जती करके काम नहीं करा सकते। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेबल होता है तो वो रिस्पेक्ट के लिए जाता है कि मुझे सम्मान मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि पैसा उसने कमा लिया है। ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट की तरफ मूव करता है। तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं अब वो पावर और रिस्पेक्ट चाहते हैं। आपने देखा भी होगा, गांवों में थोड़ा पैसा लोगों ने कमाया तो फिर प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, फॉर्म भरेंगे इस बार प्रधानी के चुनाव में। ये क्या है? पैसा कमा लिया है, पावर चाहते हैं। और पावर के थ्रू वो रिस्पेक्ट को मिलेगी सोसाइटी की तरफ से। गांव में लोग प्रधान जी बोलेंगे, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पास सब कुछ है सिवाय पावर और रिस्पेक्ट के। तो वो पावर और रिस्पेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको बिल्कुल चाहिए। तो देयर वर वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। देखिए, तो बहुत बड़े स्तर पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप ये देख रहे हैं कि देयर वर वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट। बहुत बड़े स्तर पर असंतोष, नाराजगी फ्रांस में। डिसकंटेंट वाइड स्प्रेड है, बड़े स्तर पर। अमोंग देम, किसमें? किस क्लास के अंदर? थर्ड स्टेट के लोगों के अंदर बड़े स्तर पर असंतोष है। अबाउट इनइक्वालिटी, इस असमानता को लेकर बहुत ज्यादा असंतोष है। यही असंतोष किसमें बदल जाएगा? यही असंतोष, यही गुस्सा जो है ना वो बदल जाएगा क्रांति में। ये आप समझिए, ये जो असंतोष है, ये जो गुस्सा है, ये क्रांति में बदलेगा। ठीक है, आगे चलकर, क्योंकि उनको इस तरह के समाज में रहना पड़ रहा है जिसमें उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है। तो लोगों को जब कहते हैं ना कि जब हमको अधिकार ना मिले तो हमें कुछ करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। तो इनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो ये लड़ेंगे। उसी को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस रेवोल्यूशन के तौर पे जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए नेक्स्ट और समझ लीजिए थोड़ा। ठीक, जो क्लर्जी क्लास है वाज करप्ट एंड साइकोफेनेटिक एंड हैड अ इन्फ्लुएंस ओवर एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। देखिए, जो क्लर्जी क्लास है वो करप्ट था, साइकोफेनेटिक एंड हैड अ इन्फ्लुएंस, और उसका बहुत ज्यादा प्रभाव था समाज के हर हिस्से पर। एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के हर इस चीज पर उसी का प्रभाव था, क्लर्जी क्लास का। अब इस समय बिल्कुल टॉप क्लास की बात हो रही है, फर्स्ट कैटेगरी के लोगों की बात हो रही है, जो नॉन कैथोलिक्स थे। क्योंकि मैंने बताया क्रिश्चियनिटी में दो ब्रांचेस है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। तो जो नॉन कैथोलिक्स है वर नॉट इवन कंसिडर्ड ऑर्डिनरी सिटीजन्स, उनकी हालत तो और खराब थी। मतलब जो नॉन कैथोलिक्स लोग हैं उन्हें तो नागरिक ही नहीं माना जाता था, वो उन्हें इंसान ही नहीं समझते थे फ्रांस में। अगर आप उनकी ब्रांच को, अगर प्रोटेस्टेंट हैं तो थोड़ा बहुत इंसान तो तुम्हें समझा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन कैथोलिक्स हैं तो फिर तो आप इंसान भी नहीं माने जाएंगे। द मैरिजेस, चिल्ड्रन एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड डिजायर्स ऑफ प्रोटेस्टेंट पीपल। देखो, तो जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, मैंने बताया ना दो ब्रांचेस, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, वर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। इनके विवाह, इनके बच्चों को, इनकी संपत्ति को लेकर किसी भी तरह के कानून का संरक्षण इनको प्राप्त नहीं था। इनके लिए कोई कानून वगैरह थे ही नहीं। नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, वर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। मतलब कानून जो था उस समय का फ्रांस में, जो नियम चलते थे वो
प्रोटेस्टेंट लोगों के विवाह, उनके बच्चे, उनकी संपत्ति जैसे जो डिजायर्स थी, जो उनकी इच्छाएं थी, उनका संरक्षण नहीं करते थे। मतलब इनको नागरिक ही आप नहीं मान रहे हैं प्रोटेस्टेंट लोगों को। कितनी बुरी स्थिति है प्रोटेस्टेंट लोगों की, आप समझिए। दिस इनइक्वालिटी वाज अफेक्टिंग द मेजॉरिटी क्लास, और ये जो असमानता थी फ्रांस में, ये प्रभावित कर रही थी एक बड़े वर्ग को, वो था थर्ड क्लास ऑफ द इंटायर सोसाइटी, पूरे समाज में। विथ म्यूचुअल टेंशन, आप देखिए अब यहाँ पर आपको टेंशन की स्थिति दिख रही है, ठीक है। पूरे इंटायर सोसाइटी में, पूरे समाज में आपको तनाव की स्थिति दिख रही है। धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली दिस टेंशन, धीरे धीरे ये जो टेंशन है, itself became the reason for the spread of the new consequences। धीरे धीरे यही तनाव की स्थिति कारण बनेगी, रीजन बनेगी एक नई समझ का, एक नई विचारधारा का, न्यू कॉन्सिक्वेंसेस का, नई चेतना का, ठीक है। लोग अब नए तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, लोग चाहेंगे कि उनको राइट्स मिले, अधिकार मिले। तो धीरे धीरे यही जो नई चेतना है, न्यू कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है,